तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर चल रहे होंगे। वेलकम टू अवर चैनल उपवन एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग आर्ट से रिलेटेड कक्षा 12वीं की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्टों को कवर करने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जिसमें आपका जो पॉलिटिकल साइंस का पहला लेसन है, दो ध्रुवीयता का अंत, वो मैंने अपलोड कर दिया है। और मेरे फ्रेंड जो पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, उनने भी पहला चैप्टर अपलोड कर दिया है। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो इकोनॉमिक्स पे रहेगा, समष्टि अर्थशास्त्र पर रहेगा। तो समष्टि अर्थशास्त्र में लेसन 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुद्रा। वैसे 4 लेसन और भी हैं पीछे, लेकिन उस पर अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि उसमें अभी न्यूमेरिकल थिंग बहुत सारे हैं। नेशनल इनकम निकालना सिखाऊंगा। पहले क्या करते हैं, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल थिंग पर भी आएंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है केवल आर्ट्स वालों के लिए नहीं, कॉमर्स वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आर्ट्स वालों को हुआ बना दिया जाता है कि बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट बहुत आसान है। बस क्या है, पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। बार बार पढ़िए। सुना होगा, लहरों से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्रयास करते जाइए। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास कीजिए। चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। तो स्टार्ट करता हूँ अपने लेक्चर को बिना किसी देरी के। माई सेल्फ सचिन दत्ता। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जैसे क्या नाम है, मुद्रा। तो मुद्रा सुनते ही होंगे, मुद्रा पैसा से कोई भी काम करते हैं। तो मुद्रा का मतलब क्या होता है, मुद्रा का मतलब होता है, मुद्रा एक विनिमय का क्या होता है, माध्यम। विनिमय मतलब लेन देन का क्या है, माध्यम है, जिसको सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। जैसे कि आप दुकान पे गए, आपने क्या दिया, मुद्रा दिया या पैसा दिया, और दुकानदार ने वो पैसा लेकर क्या किया, आपको सामान दे दिया। तो उसको क्या हुआ, विनिमय, यानी हमने लिया और उसने दिया, यानी खरीद बिक्री हुई। तो इसका मतलब, और उसने स्वीकार भी किया, मना नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे क्या है, लीगल टेंडर होता है ये। तो कोई भी इस चीज को मना नहीं कर सकता। तो मुद्रा का मतलब क्या होता है, मुद्रा का मतलब होता है, मुद्रा क्या है, एक विनिमय का माध्यम है, जिसे लेन देन के लिए सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। तो ये जो बेसिकली मुद्रा है, ये जो इस बुक का नाम है, ये है समष्टि अर्थशास्त्र। मैं बता देता हूँ, वैसे तो आएगा ही फर्स्ट चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा, समष्टि का मतलब क्या है, भूमिका क्या है। लेकिन सिंपल से समझिए, समष्टि का मतलब क्या होता है, सम। सम का मतलब सारे। तो समष्टि का मतलब होता है, समष्टि अर्थशास्त्र में जो होता है, हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं कि नेशनल इनकम क्या है, रोजगार निकालना है, लोगों की डिमांड कितनी है। पर्सनल लेवल पर नहीं, पूरे अर्थव्यवस्था के लेवल पर क्या है, कुछ भी निकालने का प्रयास किया जाता है, या आर्थिक समस्याओं या आर्थिक आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। अभी जाना नहीं है, बस इतना जानिए। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था की अध्ययन करना, या संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं हैं उसका क्या करना, अध्ययन करना। और एक चीज और, अर्थशास्त्र हम पढ़ते क्यों है, अर्थशास्त्र इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो संसाधन है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा सीमित है, और हमारी आवश्यकताएं क्या है, असीमित है। तो असीमित संसाधनों में हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को संतुष्ट कैसे कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आएंगे जब इस लेसन पे आऊंगा। खाली मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। तो पहले हमने मुद्रा समझ लिया क्या है। मुद्रा क्या है, विनिमय। मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम तथा लेन देन के लिए सामान्य रूप से क्या की जाती है, स्वीकार की जाती है। ये विनिमय, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, लेन देन करना। और जो सामान्य रूप से क्या की जाती है, स्वीकार की जाती है। और ये जो स्टार बना रखा है, स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें होलिस्टिक वे में पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो और दूसरा है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है, पहले जब आज से बहुत साल पहले जाएंगे, एंशियंट टाइम पे जाएंगे, या मिडिवल टाइम पे भी आएंगे, आजादी से पहले भी जाएंगे, तो क्या होता था, मुद्रा वगैरह तो होता नहीं था। वो तो बहुत बाद में मुद्रा क्या है, आया है। आजादी से पहले भी था, लेकिन बहुत पहले मुद्रा नहीं चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। इसको क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। अभी बताता हूँ। तो वस्तु विनिमय, जैसे इसमें लिखा क्या है, देखो नाम में ही छुपा हुआ है, वस्तु विनिमय। वस्तु का विनिमय करना किससे है, वस्तुओं से। यानी हम क्या करेंगे, एक वस्तु देंगे और बदले में दूसरी वस्तु लेंगे। तो पहले पैसा वैसा नहीं होता था। अगर हमें चावल चाहिए तो हम चावल लेते थे, और किसी को गेहूं चाहिए तो गेहूं दे देते थे, क्योंकि मुद्रा का उस समय कुछ भी था ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं था। तो सिंपल से समझिए, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। अंग्रेजी में भी थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास कीजिए, बार्टर सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम।
यानी वस्तु के बदले वस्तुओं का क्या होता था, लेन देन होता था। तो इतना ही लिखना है, अर्थशास्त्र में ज्यादा लिखना नहीं होता, खाली भाषा के ऊपर क्या बनानी पड़ती है, कमांड बनानी पड़ती है। तो ये देख रहे हैं, विनिमय आया, प्रणाली आया, लेन देन आया, तो ये सब क्या है, अर्थशास्त्र की भाषा पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, कमांड बनाना पड़ेगा। तो सिंपल सा ध्यान रखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली से हम यह समझते हैं जिसमें क्या होता है, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है या विनिमय किया जाता है, उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। लेकिन प्राचीन काल से यही चलते हुआ आ रहा था। लेकिन कई सारी क्या हो गई, समस्याएं हो गई, जनसंख्या बढ़ने लगी तेजी से। पहले तो संसाधन ज्यादा थे और जनसंख्या क्या थे, कम थे, जनसंख्या कम थी। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या क्या होने लगी, बढ़ने लगी। जनसंख्या बढ़ी तो अर्थव्यवस्था भी क्या है, या अर्थव्यवस्था कह लीजिए, इकोनॉमी भी किसी देश की क्या है, उसका आकार जो है धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो ऐसे क्या है, मार्केट में डिमांड वगैरह क्रिएट होने लगी। तो ऐसे में क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली से काम नहीं चल सकता। यानी हर चीज के लिए वस्तु की जरूरत हो, ये भी जरूरी नहीं है। मान लो आज तो पैसा है, तो हम पैसा दे देते हैं दुकानदार को और सामान ले लेते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि बिना, जब तक आप पे वस्तु नहीं है वो वस्तु जब तक आप दूसरे को देंगे नहीं, तब तक काम बनेगा नहीं। तो खैर ये सब अभी समझिए मत, बस इतना समझिए, प्राचीन प्राचीन समय में विनिमय, यानी प्राचीन समय में क्या चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। वस्तुओं का, एक को वस्तु दे रहे हैं और दूसरे से वस्तु ले रहे हैं। लेकिन आवश्यकता कम थी, वही मैंने बताया लोगों की, ये मैंने बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा। आवश्यकता लोगों की कम थी, लेकिन धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि हो गई। तो अर्थव्यवस्था के जब आकार में वृद्धि हो गई तो वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या है, कमियां सामने आने लगी। तो आगे का जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां, तो इसमें हम समझेंगे कौन कौन सी कमियां हैं। देखिए, मुद्रा का विकास कैसे हुआ, एक दिन में इसका एवोल्यूशन नहीं हुआ है, बहुत वर्ष लगा है। पहले क्या चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली था, फिर धीरे धीरे क्या आया, सिक्के आने लगे, फिर धीरे धीरे नोट आने लगे, फिर धीरे धीरे देखते हो ना, क्रेडिट कार्ड, वो एटीएम वगैरह, प्लास्टिक कार्ड आते हैं कि नहीं आते। अब तो कार्ड की भी जरूरत नहीं, आजकल पेटीएम मोबाइल में चलता है। इवन आजकल क्रिप्टो करेंसी भी आप लोग सुनते होंगे, तो क्रिप्टो करेंसी का आजकल यूज है, जो हम हाथ में यूज ही पकड़ ही नहीं सकते, वो नेट पे ही रहता है और नेट से ही चला जाता है ऑनलाइन। तो धीरे धीरे हर चीज का विकास हुआ है। खैर ये ऐसे ही था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां। यानी पहले हमने देखा वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, मुद्रा देख समझा क्या है, प्राचीन समय में विनिमय समझा हमने, ठीक है। उसके बाद क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां। तो ये हम देखेंगे, पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन क्यों हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ी, कि हर चीज वस्तु और वस्तु के द्वारा सॉल्व जब नहीं हुई तो क्या हुआ, हमें मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये समझने का प्रयास करेंगे। और एक चीज ये है, जैसे कि आपने देखा होगा, आपके अंदर की जो मासूमियत है ना, वो कभी भी मरनी नहीं चाहिए। जैसे एक बच्चे को देखते हो ना, कि उसको पीट दोगे या डांट दोगे रात को, तो सुबह वो जब आपके पास आएगा नहीं, तो आप जाओगे, तब भी वो आपसे नाराज रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने उसको खिलौने के लिए क्या कर दिया था, डांट दिया था। तो वो फिर से कहेगा कि हाँ मुझे वो वाला क्या चाहिए, खिलौना चाहिए। तो आपके अंदर भी वो मासूमियत होनी चाहिए। जब तक आप उस लेसन को अच्छे से पढ़ ना ले, तब तक आपको अच्छे से नींद नहीं आनी चाहिए, और उसी लेसन को बार बार पढ़ने का क्या करें, प्रयास करें। खैर चलते हैं इस पे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। सबसे पहला है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। देखिए क्या लिखा है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है, कि जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे चावल और गेहूं का दे रखा है। जैसे सपोज करिए मुझे ना गेहूं की आवश्यकता है और मेरे पास क्या है, चावल है। तो इसमें समस्या क्या है, कि सबसे पहले तो मेरे पास चावल है और मुझे चाहिए क्या, गेहूं चाहिए। तो सबसे पहले मुझे उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा कि उसके पास गेहूं है कि नहीं है, कि दूसरे व्यक्ति पे गेहूं है कि नहीं है। क्योंकि अगर मान लो उस पे गेहूं ना हो के चीनी हो, तो उससे तो कोई हमें मैटर बनेगा नहीं। हमें तो चीनी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, गेहूं चाहिए। तो पहली समस्या है, हमें उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिस व्यक्ति के पास क्या हो, गेहूं। और दूसरी समस्या क्या है इसमें, दूसरी समस्या यह है कि वो व्यक्ति तैयार भी होना चाहिए, कि उसको चावल की क्या हो, जरूरत हो। यानी क्या समझे आप,
पहला हम पहली समस्या ये आवश्यकता का दोहरा संयोग, दोहरा पहला संयोग क्या है? पहला संयोग है कि व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा, व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा। कौन से व्यक्ति को? जिस व्यक्ति के पास क्या हो? गेहूं हो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा। और उस व्यक्ति से ये भी पता करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को चावल चाहिए कि नहीं। ऐसे में क्या होती है, बहुत सारी समस्याएं आने लगी। मान लीजिए इसके पास गेहूं है दूसरे व्यक्ति के पास, लेकिन चावल की उसको आवश्यकता नहीं है, उसको चीनी की आवश्यकता है। तो वो ये गेहूं वाला व्यक्ति जो दूसरा है वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसपे क्या हो? चीनी हो। तो ये क्या है, बहुत ही समस्या है। लेकिन मनी आने से क्या हो गया है, आवश्यकता का जो दोहरा संयोग है उसकी समस्या क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। क्योंकि अब मनी है, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है कि गेहूं वाले को ढूंढे, चावल वाले को ढूंढे। सीधा हमने क्या दिया? मुद्रा दिया, और मुद्रा के माध्यम से हमें जो भी चीज चाहिए वो ले आए। तो पहली समस्या समझ गए कि वस्तु विनिमय प्रणाली की पहली समस्या क्या है? आवश्यकता का दोहरा संयोग। दूसरा है मूल्य की सामान्य इकाई का अभाव। वर्डों पे बहुत ध्यान दीजिए। सामान्य मूल्य की सामान्य इकाई का क्या होता है? अभाव होता है। मूल्य की सामान्य इकाई का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आज के डेट में क्या है, किसी भी कोई भी वस्तु होती है तो उसका प्राइस जो होता है हम कैसे डिसाइड करते हैं? उसका प्राइस हम या कीमत पैसे से डिसाइड कर लेते हैं। बट क्या होता है, पहले समय में क्या होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। तो जब वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था तो ऐसे में क्या होता था, कार के बदले में क्या है, गेहूं से उसकी कीमत लगा लिया जाता था, या घोड़े की कीमत, जो छोटी मोटी गाड़ियां हैं उससे लगा लिया जाता था। तो ऐसे क्या वस्तु की सामान्य इकाई का क्या रहता था? अभाव रहता था। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मेरा मेन मतलब है समझाने का। देखिए सिंपल सा समझिए, इकोनॉमिक्स से आसान है, बस समझने का प्रयास करिए और माइंड को खोल के पढ़िए। सारी चीजें क्या आ जाएंगी, आपको समझ में आ जाएंगी। क्या लिखा है? मूल्य की सामान्य इकाई का अभाव। यानी देखिए इसको पढ़ देता हूं। किसी वस्तु का मूल्य अन्य वस्तु के मूल्य पर निर्धारण में समस्या होती थी। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि कार का क्या मूल्य, कोई पैसा वैसा मुद्रा तो थी नहीं। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को गेहूं चाहिए, उसके पास कार है, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? मूल्य की सामान्य इकाई बराबर होगी? नहीं। तो गेहूं का मूल्य किससे लगा लिया जाता था? कार से लगा लिया जाता था, या किसी पे घोड़ा गाड़ी है उससे लगा लिया जाता था। तो एक बार इसको पढ़ के और एक बार बुक रीड करना, देखना आसानी से कि क्या आ जाएंगी चीजें, समझ में आ जाएंगी। और ना समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना या टेक्स्ट करना, फिर मैं दोबारा से समझाने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। और तीसरी जो समस्या है वो क्या है? मूल संचय की क्या है समस्या? मूल संचय, हाँ, तो हम समझ रहे थे तीसरी क्या? मूल्य संचय की समस्या। यानी संचय का मतलब क्या होता है? ये जो संचय है, संचय का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना। एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा करना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे बड़ी कमी ये थी कि वस्तुओं को हम ज्यादा दिन तक इकट्ठा करके या स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि वस्तुएं क्या होती हैं, सड़ जाती है, खराब हो जाती हैं। आलू प्याज को ही देख लीजिए, 2-4 दिन नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। आजकल तो खैर वो बड़े बड़े क्या आ रहे हैं, फ्रिज वगैरह आ रहा है, तो उससे क्या हो जाती है, चीजें ठीक हो जाती हैं। क्यों? जो फ्रीजर, मेरे कहने का मतलब जो फ्रीजर वगैरह आजकल उसमें जो बड़े बड़े किसान होते हैं पैसे वाले, तो वो उसमें रख देते हैं तो थोड़े वक्त के लिए बच जाता है, लेकिन हमेशा नहीं बचेगा। तो इसमें समझना है कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो लोग क्या करते थे, वस्तुओं को अधिक दिन तक संचय करके नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि वस्तुएं क्या हो सकती थी, खराब हो सकती थी। लेकिन पैसे में तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या होता है, हम आसानी से पैसे को क्या कर सकते हैं, अपने बैंक में संचय करके रख सकते हैं, आजकल बटुए में इकट्ठा करके रख सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं आज मुद्रा से क्या हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। तो ये हमारी तीसरी थी, जैसे मूल्य संचय की समस्या। तो इसमें लिख दिया वस्तु इकट्ठा करते थे तो वो क्या हो जाता था, खराब हो जाता था, यानी सड़ जाता था, गल जाता था। फिर चौथी समस्या क्या है, हस्तांतरण प्रणाली की समस्या। कौन सी समस्या? हस्तांतरण। हस्तांतरण का मतलब क्या होता है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे बड़ी कमी क्या थी, मान लीजिए आपके पास गेहूं है, चावल है, या तो वो तो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा वो, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा।
एग्जाम्पल ही समझिए, अगर आप गांव वगैरह कभी जाते हैं या आम तोड़ के ही लाते हैं गांव से, या गेहूं ही भर के लाते हैं, तो कितनी समस्या होती है। थोड़ा बहुत तो ला सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं लाते हैं। क्यों? क्योंकि हस्तांतरण करने में, यानी एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं का हस्तांतरण करने में क्या आती है, समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन पैसे का क्या है, आजकल क्या चल रहा है, पेटीएम ऑनलाइन ऐसे चल रहा है, गांव से बोला विदेश से बोला तो खट मार देते हैं एक बार, तो उससे क्या हो जाता है, पैसे एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाता है, हस्तांतरण हो जाता है। तो एक समस्या ये भी है, हस्तांतरण प्रणाली का अभाव। फिर है भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों का अभाव। देखो क्या लिखा है, भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों का क्या है, अभाव है। भविष्य, इसको समझिए जैसे कि जैसे कि समझिए पैसा है, आजकल हम लोग क्या अपना घर वगैरह बनवाते हैं या कुछ भी करते हैं तो लेबर मिस्त्री को रखते हैं कि नहीं रखते हैं घर में, तो क्या जिस दिन वो काम करते हैं उसी दिन को हम उसको पैसा दे देते हैं क्या? नहीं, हम कहते हैं पहले आप ये काम कर लीजिए, थोड़ा पैसा अभी दे देते हैं और बाकी जो पैसा बचेगा वो क्या हो जाएगा, काम होने के बाद। इसका मतलब क्या है, हम क्या कर सकते हैं, भविष्य में किसी भी चीज का क्या कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जैसे कि हम लेबर मिस्त्री को रख लेते हैं तो बोलते हैं क्या है कि हम पैसा क्या कर देंगे, बाद में दे देंगे। या आपने सुना होगा घर की महिलाएं जब जेवर वगैरह बनवाने जाती हैं तो क्या करती हैं, कुछ पैसा दे देती हैं और कुछ पैसा क्या है, बाद में देती हैं। उससे क्या होगा, किसी भी चीज जो हम खरीदेंगे या उसका खरीदेंगे तो क्या होगा, उस चीज का भुगतान हम बाद में कर सकते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी कोई सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। सुविधा का मतलब क्या है, सुविधा का मतलब है अगर वस्तु को हम ज्यादा दिन तक इकट्ठा करेंगे तो वैसे ही खराब हो जाएगा, तो भविष्य में उसका भुगतान कैसे करेंगे। तो सिंपल सा समझ लेना, भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों का अभाव है, क्योंकि चीजें क्या हो जाती है, खराब हो जाती हैं। तो ये सारी क्या थी, वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां थी। तो जब हम मुद्रा के कार्य देखेंगे ना तो ये सारे चीजें क्या आ जाएंगी, मुद्रा के कार्य बन के आ जाएंगी। तो इसको समझ लिया तो समझ लेना इस लेसन का मोस्टली पार्ट आपने क्या कर लिया, समझ लिया। तो आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग हो गया समस्या, मूल्य की सामान्य इकाई का अभाव हो गया, मूल्य संचय की समस्या हो गया क्योंकि खराब हो जाता था, हस्तांतरण प्रणाली का अभाव था, भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों का अभाव था। तो ये क्वेश्चन हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां। अच्छे से पढ़िए और इंटरेस्ट लेके पढ़िए। इकोनॉमिक्स वैसे ही आसान सब्जेक्ट भी है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। ऐसा नहीं कि नींद आ जाएगा, दिमाग वाला सब्जेक्ट, दिमाग वाले तो खैर हर सब्जेक्ट है, लेकिन इसको इंटरेस्ट वे में लोगे तो आसानी से लेसन क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। और टालते रहोगे तो टल ही जाएगा। इसलिए अंग्रेजी में कहावत भी है, डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, यानी जो आज कर सकते हो उसको कल पे मत छोड़ो, नहीं तो बर्डन बन जाएगा वो। खैर, तो ये हमने देख लिया क्या, मुद्रा देख लिया, वस्तु विनिमय प्रणाली देख ली, उसकी कमियों को देख लिया। आप देखेंगे मुद्रा के प्रकार, सुनते हैं ना, मुद्रा के भी कई सारे क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। जैसे कि इसमें देखेंगे आदेश मुद्रा, न्यास मुद्रा, पूर्णकाय मुद्रा, शाख मुद्रा, तो ये सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। तो आदेश मुद्रा का मतलब क्या होता है, आदेश, नाम में क्या है, आदेश यानी ऑर्डर। तो आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश के द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के नोट, सभी प्रकार के सिक्के क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो आदेश समझ रहे हो ना, सरकार जब तक उसको क्या करेगी, सरकार का आदेश नहीं होगा तो वो नोट कैसे होंगे, सिक्के कैसे होंगे, इलीगल होंगे। सुनते होगे ना, फर्जी नोट छाप दिया, नकली नोट छाप दिया, तो वो नकली क्यों होता है, क्योंकि सरकार ने उस नोट या सिक्के को आदेश नहीं दिया है। तो सिंपल सा समझना, आदेश मुद्रा क्या होती है, आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश पर क्या होती है, जारी किया जाता है। और इसमें क्या है, सभी प्रकार के नोट और सभी प्रकार के सिक्के क्या है, शामिल होते हैं। ये पहला प्रकार हो गया आदेश मुद्रा। दूसरा हो गया न्यास मुद्रा। कौन सी मुद्रा, न्यास मुद्रा। न्यास, न्यास का मतलब क्या होता है, न्याय टाइप नहीं लग रहा, न्यास, न्याय, न्याय क्या होता है, जो धोखाधड़ी पर आधारित ना हो। तो न्यास का मतलब होता है, न्यास का मतलब ये होता है, ये जो मुद्रा होती है ना, विश्वास पर आधारित होती है। जो प्राप्त करता और जो अदा करता होता, अदा करता मतलब जो पैसा दे रहा है, और प्राप्त करता जो पैसा ले रहा है, तो उन दोनों के विश्वास पर क्या होता है, आधारित होता है। इसमें सरकार की ज्यादा भूमिका नहीं होती है। उदाहरण के लिए चेक, जो चेक देते हो ना, सुनते होगे पापा वगैरह घर में चेक देते हैं, उसको चेक देते हैं, तो चेक में सरकार का ज्यादा इंटरफेयर नहीं होता है।
चेक में दो लोगों का क्या होता है, विश्वास होता है। एक जैसे सपोज करिए आपके पापा किसी को चेक दे रहे हैं तो वो क्या हो गए, अदा करता हो गए, और जिसको जो ले रहा होगा वो कौन हो गया, प्राप्त करता। तो उन दो व्यक्तियों के बीच क्या होता है, वो विश्वास पर चीजें क्या होती हैं, आधारित होती हैं। उसी को क्या बोलते हैं, न्यास मुद्रा। तो सिंपल सा लिख रखा है मैंने, वह मुद्रा जो प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता के बीच क्या होती है, विश्वास पर आधारित होती है, जैसे कि चेक। इसके लिए किसी सरकार की आवश्यकता नहीं, दो व्यक्तियों के विश्वास की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्योंकि सुनते होगे ना, कभी कभी चेक बाउंस भी हो जाता है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। लेकिन सरकारी मुद्रा सुना है कभी आपने, नहीं चला, या जो आदेश मुद्रा होती है 10 का नोट, 20 का नोट, 30 का नोट, कि कोई लेने से मना कर रहा हो, नहीं। लेकिन चेक कभी कभी क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये विश्वास पर आधारित होता है, तो कुछ समस्या भी आ सकती है उसमें। खैर, फिर है आपका पूर्णकाय मुद्रा। तीसरा कौन सा है, पूर्णकाय मुद्रा। देखिए इसमें थोड़ा सा टर्म आएगा, वो समझने का प्रयास कीजिए। पूर्णकाय मुद्रा वो मुद्रा होती है जिसका मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य के क्या होता है, बराबर होता है। अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी आ जाएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, वह मुद्रा जो सिक्के के रूप में, सिक्के के रूप में, कौन से रूप में हो, सिक्के के रूप में, नोट में नहीं। ये पूछ लेगा, पूर्ण एक नंबर में डाल देगा और पूछ लेगा कि जो पूर्णकाय मुद्रा होती है वो कैसी होती है। ऑप्शन दे देगा, ए सिक्के के रूप में, बी नोट, तीसरा देगा प्लास्टिक कार्ड। तो हमें क्या लगाना है, ए, कौन सा, सिक्के। तो वह मुद्रा जो सिक्के के रूप में हो और जब जारी हो तो वस्तु मूल्य, कौन सा मूल्य, वस्तु मूल्य मौद्रिक मूल्य के क्या हो, बराबर हो। ये दो टर्म समझना, वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य। देखो वस्तु मूल्य क्या होता है, वस्तु मूल्य का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए 1 रुपए का सिक्का है, तो 1 रुपए का जो सिक्का है, तो सिक्का देखते हो ना कि धातु वगैरह से बना होता है। तो उस सिक्के को बनाने में जो भी उसकी कॉस्ट आती है, जो भी उसकी लागत आती है, उसको क्या बोलते हैं, वस्तु मूल्य। क्या बोलते हैं, वस्तु मूल्य। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पे 5 रुपए का क्या है, सिक्का है। तो ये 5 रुपए का सिक्का देख रहे हैं ना, वैसे तो सोने का बना दिया है, तो क्या सोने का है क्या, नहीं। तो इस 5 रुपए के सिक्के को बनाने में जो इसकी कॉस्ट आई होगी, तो वो जो कॉस्ट आती है उसको क्या बोलते हैं, वस्तु मूल्य। समझ में है, क्या बोलते हैं, वस्तु मूल्य। तो यही क्या होता है, वस्तु मूल्य। और मौद्रिक मूल्य का मतलब क्या होता है, मौद्रिक मूल्य का मतलब होता है ये जो सिक्का है, इस पर जो कीमत छपी होती है ना, इस पे कितना लिखा, 5 रुपए लिखा है कि नहीं। तो जो भी चीज इस पर लिखी होती है तो वो उसका क्या होता है, मौद्रिक मूल्य। तो ना समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करना, समझ जाएंगे। सिंपल सा है, वस्तु मूल्य वो होता है जो किसी भी मुद्रा को बनाने में या किसी भी सिक्के को बनाने में जो धातु जो लगाई जाती है, उसमें जो कॉस्टिंग आती है, उसको क्या बोलते हैं, वस्तु मूल्य। और किसी भी मुद्रा पर जो अंक छपा होता है, उसको क्या बोलते हैं, मौद्रिक मूल्य। तो समझ गए कि पूर्णकाय मुद्रा क्या है। पूर्णकाय मुद्रा वह मुद्रा है जो सिक्के के रूप में होती है, और जब ये जारी की जाती है तो वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य क्या होता है, बराबर होता है। पहले प्राचीन काल में जाएंगे या ब्रिटिश के टाइम पे जाएंगे, या देखते होंगे पहले सोने वगैरह के सिक्के भी चलते थे। तो लोग बहुत चालाक होते थे। मान लीजिए कि 1 रुपए का सिक्का क्या है, छपा, तो 1 रुपए का, उसमें उसका मौद्रिक मूल्य क्या है, 1 रुपए का सिक्का है। लेकिन उसको बनाने के लिए कम से कम उसमें समझ लीजिए 400-500 का क्या लग गया, सोना लग गया। तो लोग क्या करते थे, उसको सिक्के के रूप में उपयोग नहीं करते थे। कैसे उपयोग करते थे, उस सोने के सिक्के को पिघला लेते थे, और पिघलाने के बाद उसको सोने के भाव से बेच देते थे। तो ऐसी क्या है, बहुत सारी समस्याएं आने लगी। तो धीरे 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 जब सरकार समझना स्टार्ट कर दिया सरकार ने, तो आज वर्तमान में क्या होता है, वस्तु मुद्रा का जो वस्तु मूल्य होता है वो क्या होता है, कम होता है, और उसका मौद्रिक मूल्य क्या होता है, ज्यादा। यानी जो भी आपके 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए का जो सिक्का है, उस पर जो लिखा हुआ है 5 रुपए, तो उसका मूल्य ज्यादा, और उसमें जो धातु वगैरह लगी है उसका मूल्य क्या है, कम है। लेकिन प्राचीन काल मैंने बताई दिया, लोग बाग क्या कर लेते, पिघला लेते थे। उदाहरण यहाँ पे दे रखा है चांदी के सिक्के। तो जब अंग्रेजों के समय में उनने क्या किया था, चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। तो जब उन लोगों ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, तो उन दोनों का जो मूल्य होता था, जितनी उसमें चांदी लगी होती थी ना सिक्के में ही, उतना ही क्या लगा, उतना ही उसका मूल्य होता था। यानी कि वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य दोनों क्या होता था, बराबर होता था। थोड़ा दिमाग खोल के पढ़िए, और ज्यादा नींद आ रही होगी तो बिस्तर से हट जाइए और टेबल कुर्सी पे पढ़िए, जमीन पर पढ़िए, नहीं तो सोते ही रहेंगे पूरी 12वीं क्लास और निकल जाएगी। तो अच्छे से पढ़ने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। ये आपकी पूर्णकाय मुद्रा हो गई। फिर हो गई आपकी साख मुद्रा।
कौन सी मुद्रा? साख मुद्रा। देखिए इसमें एक बार मैं पढ़ देता हूँ। साख वह मुद्रा जिसका मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है। आपको इस चीज पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य। वस्तु मूल्य और वह मुद्रा जिसका मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से क्या होता है? अधिक होता है। देखिए साख का मतलब क्या होता है? उधार होता है। तो आपने सुना होगा ना, साख कार्ड आता है। साख कार्ड का मतलब क्या बोलते हैं? क्रेडिट कार्ड। तो जो क्रेडिट कार्ड होता है, चलो सिक्के में तो हमने मान लिया कि उसमें जो धातु लगी होती है वो क्या होती है? लगी होती है कुछ ना कुछ, और उसमें पैसा भी 5 का 10 का 100 का होगा। लेकिन एक क्रेडिट कार्ड जो होता है उसमें लाखों रुपए लगे होते हैं। लेकिन क्या उस प्लास्टिक को तैयार करने में लाखों रुपए खर्चा होता है क्या? नहीं, वो तो 5 रुपए में प्लास्टिक तैयार हो जाता है। लेकिन उस 5 रुपए के प्लास्टिक में ना 50,000 5 लाख के क्या होता? अमाउंट उसके अंदर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो साख मुद्रा होती है ना, वह मुद्रा होती है जिसका जो वस्तु मूल्य जो होता है ना वो कम होता है, और जिसका मौद्रिक मूल्य क्या होता है? अधिक होता है। यानी उसको बनाने में कॉस्टिंग उसकी कम आती है, जबकि उसके अंदर की जो राशि है, जो उस पर छपा हुआ है नहीं छपा हुआ है, वो क्या रहता है? कम रहता है। तो ये समझ गए होंगे। ना समझे तो फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, बताइएगा। तो वह मुद्रा जिसका मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से क्या होता है? अधिक होता है। यानी मौद्रिक मूल्य का मतलब क्या हो गया? मौद्रिक मूल्य जो उस पर क्या है? छपा होता है, वस्तु मूल्य से अधिक होता है। यानी उसकी धातु जो कार्ड बनाया गया उसका प्राइस क्या होगा? कम होगा, कॉस्टिंग। लेकिन उसके अंदर जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। उसी को क्या बोलते हैं? साख मुद्रा। जैसे कि एग्जाम्पल है, वर्तमान में भारत में 1 रुपए के सिक्के का वस्तु मूल्य मौद्रिक मूल्य से कम होता है। जैसे कि आज जो 1 रुपए बना है, या मैंने ये आपको दिखाया, ये 5 रुपए बना है। तो ये है तो 5 रुपए, लेकिन 5 रुपए बनाने के लिए इसकी जो कॉस्टिंग आई होगी ना, ये जो देख रहे हैं जो भी धातु से बनी है ये, तो ये 5 रुपए से कम की धातु होगी। तो इस पे दिखा रखा है वस्तु मूल्य, वर्तमान में भारत में 1 रुपए के सिक्के का वस्तु मूल्य मौद्रिक मूल्य से कम होता है। तो जब तक ये समझेंगे नहीं डिफरेंस वस्तु मूल्य मौद्रिक मूल्य, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, सारा ऊपर से जाएगा। इसलिए ना समझ में आए तो वीडियो को क्या कर लेना? रिवाइंड कर लेना, या आता है ना प्लेबैक करके, तो थोड़ा सा उसको क्या कर लेना? स्लो कर लेना। और तो कुछ नहीं रह गया। और एक ही वीडियो में मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेकर आऊंगा। 1 या 2 पार्ट में इसको क्या कर लेंगे? खत्म कर लेंगे। उसके बाद बैंकिंग पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे किस पे? अपने नेशनल इनकम पे आएंगे, और यहीं से सवाल बनेंगे। मैंने पहले भी पढ़ाया, ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ। अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा नंबर आएगा, और नॉलेज भी क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो नोट लिखा हुआ है ये मैंने पहले ही समझा दिया। मौद्रिक मूल्य कम होता था तो सोने वगैरह के जो सिक्के होते थे उसको क्या कर देते थे? पिघला लेते थे, उसको पिघला लेते थे। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो लोग क्या करते थे, सोने के सिक्के को पिघला लेते थे और उसको मार्केट में बेच देते थे। तो यही नोट्स है। बाकी मैं एक बार हट जाता हूँ, आप इसका क्या कर लेना? स्क्रीनशॉट ले लेना। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, हमारा चैनल अभी छोटा है, तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आगे बढ़ाइए, जिससे हमें भी क्या मिले? मोटिवेशन मिले। और हमारा लेक्चर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और आगे बढ़ाइए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू।